अब जब यह बात बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रह गई है कि डिजीजेस केवल कुछ निश्चित सिम्टम्स के ग्रुप से ही बनी होती हैं और इन्हें मेडिसिन के द्वारा अनाहिलेट करके फिर से हेल्थ में बदला जा सकता है, लेकिन केवल उन्हीं मेडिसिनल सब्सटेंसेस से जो आर्टिफिशियली सिमिलर मॉर्बिड सिम्टम्स उत्पन्न करने में सक्षम हो, और सभी जेन्युइन क्योर्स में वास्तव में यही प्रोसेस होता है। अतः क्यूरिंग की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित 3 पॉइंट्स में समाहित हो जाती है। पहला, फिजिशियन डिजीज को क्योर करने के लिए जो कुछ जानना आवश्यक है उसे वह कैसे एसरटेन यानी सुनिश्चित करे। दूसरा, नेचुरल डिजीज को क्योर करने के लिए उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात मेडिसिन की पैथोजेनेटिक पावर्स का नॉलेज वह कैसे प्राप्त करे। तीसरा, इन आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स यानी मेडिसिन द्वारा नेचुरल डिजीज के क्योर के लिए एम्प्लॉय करने की सबसे सूटेबल मेथड कौन सी है। पहले पॉइंट के संबंध में निम्नलिखित बातों को एक जनरल प्रिलिमिनरी व्यू के रूप में समझा जा सकता है। मनुष्य जिन डिजीज का शिकार होता है वे या तो ऐसी होती हैं जो एबनॉर्मली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स की रैपिड मॉर्बिड प्रोसेसेस होती हैं, जिनका कोर्स कम ज़्यादा समय में लेकिन हमेशा एक मॉडरेट टाइम के भीतर पूरा हो जाता है। इन्हें अक्यूट डिजीजेस कहा जाता है, या फिर वे डिजीज ऐसी होती हैं जिनकी शुरुआत बहुत छोटी, अक्सर इम्परसेप्टिबल बिगिनिंग से होती है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायनामिकली डिस्टर्ब करती है, हर एक अपनी पिक्यूलियर मैनर में, और धीरे धीरे उसे हेल्थी कंडीशन से भटका देती है। इस तरह की ऑटोमेटिक लाइफ एनर्जी, जिसे वाइटल फोर्स कहा जाता है और जिसका कार्य हेल्थ को प्रिजर्व करना है, शुरुआत में और आगे बढ़ते समय इनके विरुद्ध केवल इम्परफेक्ट, अनसूटेबल, यूजलेस रेजिस्टेंस ही कर पाती है, लेकिन स्वयं इन्हें एक्सटिंग्विश नहीं कर सकती, बल्कि मजबूर होकर इन्हें फैलने देती है और खुद भी लगातार अधिक से अधिक एबनॉर्मली डिरेंज होती चली जाती है, यहाँ तक कि अंत में ऑर्गेनिज्म पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसी डिजीज को क्रॉनिक डिजीज कहा जाता है। ये क्रॉनिक मायाज्म के इन्फेक्शन से उत्पन्न होती है। अक्यूट डिजीजेस के बारे में डॉक्टर हानेमन कहते हैं कि ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कुछ अक्यूट डिजीजेस ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स को अलग अलग अटैक करती हैं। इनका एक्साइटिंग कॉज वे हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिनके संपर्क में व्यक्ति विशेष रूप से आया होता है, जैसे अधिक भोजन करना या भोजन की कमी, सीवियर फिजिकल इम्प्रेशन, ठंड लग जाना यानी चिल, अत्यधिक गर्मी मतलब ओवर हीटिंग, डिसिपेशन, स्ट्रेन्स या फिर फिजिकल इरिटेशंस, मेंटल इमोशंस आदि। ये सभी कारण अक्यूट फेब्राइल अफेक्शंस के एक्साइटिंग कॉजेज बनते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये प्रायः लेटेंट सोरा का केवल एक टेम्पररी एक्सप्लोजन होते हैं जो अपने आप फिर से डॉर्मेंट स्टेट में लौट जाता है, बशर्ते अक्यूट डिजीज बहुत वायलेंट ना हो और उसे समय रहते कंट्रोल कर लिया जाए। कुछ अक्यूट डिजीज ऐसी होती हैं जो एक ही समय में कई लोगों को अटैक करती है। ये मीटियोरिक या टेल्यूरिक इन्फ्लुएंसेस तथा अन्य इंजूरियस एजेंट्स के कारण उत्पन्न होती हैं और अलग अलग स्थानों पर स्पोराडिकली फैलती हैं। साथ ही इनसे मॉर्बिडली अफेक्टेड होने की ससेप्टिबिलिटी केवल कुछ व्यक्तियों में ही होती है। इसी वर्ग में वो डिजीज भी आती है जिनमें एक ही कॉज से बहुत से लोग लगभग सिमिलर सफरिंग्स के साथ एपिडेमिकली अफेक्टेड होते हैं। जब ये डिजीज थिकली कॉन्ग्रीगेटेड ह्यूमन मैसेस अर्थात घनी आबादी में फैलती हैं तो सामान्यतः इन्फेक्शस यानी कंटेजियस बन जाती हैं। इसी प्रोसेस से विभिन्न प्रकार के फीवर्स उत्पन्न होते हैं। इनमें हर बार एक पिक्यूलियर नेचर होती है और क्योंकि डिजीज केसेस का ओरिजिन आइडेंटिकल होता है, इसलिए जिन जिन लोगों को ये अफेक्ट करती है उनमें एक सा मॉर्बिड प्रोसेस डेवलप होता है। यदि इन्हें अपने आप पर छोड़ दिया जाए तो ये एक मॉडरेट टाइम के भीतर या तो रिकवरी या डेथ पर समाप्त हो जाती है। वॉर की कैलामिटीज, इनंडेशंस यानी बाढ़ और फैमिन अक्सर इन डिजीजेस के एक्साइटिंग कॉजेज और प्रोड्यूसर्स होते हैं। कभी कभी ये पिक्यूलियर अक्यूट मायाजम्स होती हैं जो लगभग उसी तरह से बार बार रिटर्न होती हैं, इसलिए उन्हें कुछ ट्रेडिशनल नेम्स से जाना जाता है। इनमें से कुछ डिजीज जीवन में केवल एक बार अटैक करती है, जैसे स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, वूपिंग कॉफ, सिडेनहम की पुरानी स्मूथ ब्राइट रेड स्कारलेट फीवर, मम्प्स आदि। जबकि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो लगभग उसी मैनर में बार बार रिकर करती हैं, जैसे प्लेग ऑफ द लिवांट, येलो फीवर ऑफ द सी कोस्ट, एशियाटिक कॉलेरा आदि।
होम्योपैथिक फिजिशियन ऑर्डिनरी स्कूल की तरह पहले से बना हुआ कोई फॉरगॉन कंक्लूजन नहीं मानता। ऑर्डिनरी स्कूल ने कुछ फीवर्स के फिक्स्ड नेम्स तय कर लिए हैं और यह मान लिया है कि नेचर इनके अलावा कोई और फीवर पैदा ही नहीं कर सकती, ताकि वे हर केस को एक फिक्स्ड मेथड से ट्रीट कर सके। लेकिन होम्योपैथिक फिजिशियन गोल फीवर, बिलियस फीवर, टाइफस फीवर, प्यूट्रिड फीवर, नर्वस फीवर या म्यूकस फीवर जैसे नामों को कोई मान्यता नहीं देता। वह हर डिजीज को उसके अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, स्पेशल सिम्टम्स और पेक्यूलियरिटीज के अनुसार देखता है और उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट करता है। होम्योपैथिक फिजिशियन जो अनऑर्डिनरी स्कूल की इस पहले से बनी हुई धारणा को स्वीकार नहीं करता कि नेचर सिर्फ कुछ ही नामों वाली फीवर्स पैदा कर सकती है और उन्हीं के हिसाब से फिक्स्ड मेथड से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, वो गोल फीवर, बिलियस फीवर, टाइफस फीवर, प्यूट्रिड फीवर, नर्वस फीवर या म्यूकस फीवर जैसे नामों को सही नहीं मानता। इसके बजाय वह हर केस को उसकी अपनी अलग अलग पेक्यूलियरिटीज के अनुसार ट्रीट करता है। वर्ष 1801 के बाद पुरपुरा मिलियरिस यानी रूट वॉन्क नाम की एक बीमारी जो वेस्ट से आई थी को फिजिशियंस ने स्कारलेट फीवर के साथ गलत तरीके से मिला दिया, जबकि दोनों के सिम्टम्स पूरी तरह अलग अलग थे। स्कारलेट फीवर का प्रोफिलैक्टिक और क्यूरेटिव रेमेडी बेलाडोना में मिलता है, जबकि उस दूसरी बीमारी की सही रेमेडी एकोनाइट है। इसके अलावा पहली बीमारी सामान्यतः केवल स्पोराडिक रूप में होती थी, जबकि स्कारलेट फीवर हमेशा एपिडेमिक रूप में फैलती थी। हाल के वर्षों में ऐसा लगता है कि कभी-कभी ये दोनों मिलकर एक पिक्यूलियर टाइप का इरप्टिव फीवर बना देती हैं, जिसमें न तो अकेली बेलाडोन और न ही अकेली अकोनाइट पूरी तरह एग्जैक्टली होम्योपैथिक सिद्ध होती है। क्रॉनिक डिजीज में दुर्भाग्य से हमें आज भी उन बीमारियों को शामिल करना पड़ता है जो कॉमनली दिखाई देती हैं और जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा आर्टिफिशियली उत्पन्न की जाती हैं, विशेष रूप से तब जब लंबे समय तक वायलेंट हीरोइक मेडिसिन्स को लार्ज और लगातार बढ़ती हुई डोसेस में दिया जाता है। इसमें कैलोमिल, करोसिव सब्लिमेट, मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट, नाइट्रेट ऑफ सिल्वर, आयोडाइन और उसके ऑइंटमेंट्स, ओपियम, वलेरियन, सिंचना बार्क और क्वाइनाइन, फॉक्सग्लव, प्रसिक एसिड, सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड, लगातार दिए जाने वाले पर्गेटिव्स, बार बार की जाने वाली वेनिसेक्शंस, अत्यधिक मात्रा में ब्लड शेडिंग, लीचेस, इश्यूज, सीटन्स आदि शामिल हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप वाइटल एनर्जी कभी कभी अनमर्सीफुल एक्सटेंट तक कमजोर कर दी जाती है और कभी यदि वह पूरी तरह नष्ट न भी हो तो धीरे धीरे एबनॉर्मली डिरेंज्ड हो जाती है, और यह हर सब्सटेंस के अनुसार अपने अपने विशेष तरीके से होता है। ऐसी अवस्था में जीवन को बनाए रखने के लिए इनिमिकल और डिस्ट्रक्टिव अटैक्स के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वाइटल फोर्स को पूरे ऑर्गेनिज्म में एक प्रकार का रेवोल्यूशन उत्पन्न करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में वह कभी शरीर के किसी भाग की इरिटेबिलिटी और सेंसिबिलिटी को कम कर देती है तो कभी इन्हें अत्यधिक बढ़ा देती है। कहीं डायलिटेशन तो कहीं कॉन्ट्रैक्शन, कहीं रिलैक्सेशन तो कहीं इंड्यूरेशन, और कभी कभी कुछ भागों का टोटल डिस्ट्रक्शन तक हो जाता है। इसके साथ साथ शरीर के भीतर या बाहर विभिन्न स्थानों पर फॉल्टी ऑर्गेनिक ऑल्टरेशंस विकसित हो जाते हैं, जिनके कारण शरीर अंदर से या बाहर से क्रिपल्ड हो जाता है, और यह सब केवल इसलिए होता है कि ऑर्गेनिज्म को इन बार बार होने वाले हॉस्टाइल और डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस से बचाकर जीवन को पूरी तरह नष्ट होने से रोका जा सके। प्लेथरा का एकमात्र पॉसिबल केस हमें एक हेल्थी वुमन में उसके मंथली पीरियड से कुछ दिन पहले दिखाई देता है। उस समय उसे वूम्ब और ब्रेस्ट में एक तरह के फुलनेस की फीलिंग महसूस होती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन नहीं होती। नोट: इस फुटनोट में प्लेथोरा का मतलब है शरीर में ब्लड या फ्लूइड्स की रियल एक्सेसेस, न कि बीमारी से पैदा हुई इन्फ्लेमेशन या कंजेशन। बीमारी से राहत देने के जितने भी इमेजिनेबल मेथड्स हो सकते हैं, उनमें ब्रूसोविक मेथड, जिसमें वेनिसेक्शन यानी ब्लड निकालना और हंगर डाइट के द्वारा पेशेंट को जानबूझकर कमजोर किया जाता है, सबसे बड़ा एलोपैथिक, इरेशनल और इनअप्रोप्रिएट तरीका माना जाना चाहिए। यह ट्रीटमेंट कई वर्षों तक दुनिया के बड़े हिस्से में प्रचलित रहा। कोई भी इंटेलिजेंट मैन इसमें वास्तव में कुछ भी मेडिकल या मेडिकली हेल्पफुल नहीं देख सकता। इसके विपरीत यदि रियल मेडिसिन्स कभी ब्लाइंडली भी चुनकर पेशेंट को दे दी जाए तो किसी पर्टिकुलर केस में बेनिफिट हो सकता है,
क्योंकि वे एक्सीडेंटली उस केस के लिए होम्योपैथिक सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन वेनिसेक्शन से हेल्थी कॉमन सेंस सिर्फ यही उम्मीद कर सकती है कि इससे सिर्फ लाइफ कम होगी और घटेगी। ये एक दुखद और पूरी तरह ग्राउंडलेस फैलेसी है कि ज्यादातर बल्कि लगभग सभी डिजीज लोकल इन्फ्लेमेशन पर डिपेंड करती है। यहाँ तक कि ट्रू लोकल इन्फ्लेमेशन में भी सबसे श्योर और क्विकेस्ट क्योर उन मेडिसिन से मिलता है जो आर्टीरियल इरिटेशन को डायनामिकली रिमूव कर देती हैं, वह भी फ्लूइड्स और स्ट्रेंथ के लॉस के बिना। यहाँ तक कि अफेक्टेड पार्ट से किया गया लोकल वेनिसेक्शन सामान्यतः उन्हीं पार्ट्स में रिन्यूड इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देता है। इसी कारण इन्फ्लेमेटरी फीवर्स में वेन्स से कई पाउंड्स ब्लड निकालना सामान्यतः इनअप्रोप्रिएट होता है, बल्कि साफ शब्दों में मर्डरस है, क्योंकि अप्रोप्रिएट मेडिसिन्स इस इरिटेटेड आर्टीरियल स्टेट को कुछ ही घंटों में बिना फ्लूइड्स और स्ट्रेंथ की जरा भी कमी किए शांत कर सकती हैं और उस क्वाइट ब्लड तथा डिजीज को वापस उसके नॉर्मल स्टेट में ला सकती हैं। इतना भारी ब्लड लॉस शेष जीवन के लिए स्पष्ट रूप से इरेपरेबल होता है, क्योंकि ब्लड बनाने के लिए क्रिएटर द्वारा बनाए गए ऑर्गन्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आगे चलकर वे ब्लड तो बना सकते हैं, लेकिन पहले जैसी गुड क्वालिटी का ब्लड फिर कभी नहीं बना पाते। और यह इमेजिन प्लेथरा इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रैपिडिटी से पैदा कैसे हो सकता है कि उसे बार बार वेनिसेक्शन से ड्रेन करना पड़े, जबकि फीवर और चिल स्टेज से ठीक 1 घंटा पहले उस हीटेड पेशेंट की पल्स बिल्कुल क्वाइट थी। कोई भी आदमी, कोई भी सिक पर्सन कभी टू मच ब्लड या टू मच स्ट्रेंथ नहीं रखता, बल्कि इसके विपरीत हर सिक मैन में स्ट्रेंथ की कमी होती है। यदि स्ट्रेंथ होती तो उसकी विटाइल एनर्जी डिजीज को डेवलप ही नहीं होने देती। इसलिए पहले से वीकेंड पर और भी बड़ा बल्कि सबसे सीरियस सोर्स ऑफ डिबिलिटी डालना पूरी तरह इरेशनल और क्रूअल है। ये एक मर्डरस मैल प्रैक्टिस है, पूरी तरह ग्राउंडलेस और absurd थ्योरी पर आधारित, जबकि डिजीज स्वयं हमेशा डायनामिक होती है और उसे केवल डायनामिक पोटेंसीज से ही रिमूव किया जा सकता है। एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट द्वारा ह्यूमन हेल्थ पर किए गए ये इनरोड्स यानी अटैक्स, खासकर रीसेंट टाइम्स में सभी क्रॉनिक डिजीज में सबसे ज़्यादा डिप्लोरेबल और सबसे ज़्यादा इनक्योरेबल होते हैं। और मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जब ये अवस्थाएं एक कंसिडरेबल हाइट तक पहुंच जाती हैं तो उनके क्योर के लिए किसी भी रेमेडी को डिस्कवर करना या सही तरह से हिट अपॉन करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। केवल नेचुरल डिजीजेस के लिए ही बेनिफिसेंट डीटी अर्थात गॉड ने हमें होम्योपैथी में रिलीफ देने का साधन प्रदान किया है, लेकिन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल और इंटरनल हिस्सों में अक्सर कई वर्षों तक एक फॉल्स आर्ट के निर्दयतापूर्ण यूज से उसकी हर्टफुल ड्रग्स और गलत ट्रीटमेंट के कारण जो डिस्ट्रक्शन और इनकैपेसिटेशन पैदा हो जाती है, उनका सुधार किसी भी ह्यूमन हीलिंग आर्ट से संभव नहीं होता। ऐसी अवस्थाओं में यदि वाइटल फोर्स पहले से अत्यधिक कमजोर न हो गई हो तो वही स्वयं इन डैमेजेस को धीरे धीरे ठीक कर सकती है। बीच में यदि कोई क्रॉनिक मायाज़म बैकग्राउंड में छिपा हुआ हो तो उसे हटाने के लिए अप्रोप्रिएट हेल्प दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए वाइटल फोर्स को कई वर्षों तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के कार्य करने देना पड़ता है। इन असंख्य एबनॉर्मल कंडीशंस को जो बार बार एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट द्वारा उत्पन्न हो जाती हैं, पूरी तरह नॉर्मल स्टेट में वापस लाने के लिए कोई भी ह्यूमन हीलिंग आर्ट न तो आज मौजूद है और न ही कभी हो सकती है। इस प्रकार के ट्रीटमेंट के बाद यदि पेशेंट की डेथ हो जाती है तो ऐसे प्रैक्टिशनर आम तौर पर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के समय दुखी रिलेटिव्स को शरीर के भीतर दिखाई देने वाली इंटरनल ऑर्गेनिक डिसफिगरमेंट्स की ओर इशारा करते हैं, जबकि ये डिफॉर्मिटीज वास्तव में उसी की सूडो आर्ट का परिणाम होती हैं, लेकिन वह चालाकी से इन्हीं को ओरिजिनल इनक्योरेबल डिजीज बताकर प्रस्तुत कर देता है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी की इलस्ट्रेटेड बुक्स में जो मिसलीडिंग रिकॉर्ड्स मिलते हैं वे इसी प्रकार की दुखद मेडिकल बंगलिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं। गांवों के लोग या शहरों के गरीब लोग जो इस तरह के हार्मफुल मेजर्स के बिना मरते हैं, उनके शव सामान्यतः पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के लिए खोले ही नहीं जाते, और यदि कभी खोले भी जाइए तो उनमें इस प्रकार की करप्शन और डेफॉर्मिटीज बिल्कुल नहीं पाई जाती। इसी फैक्ट से इन आकर्षक दिखाई देने वाली इलस्ट्रेशन से निकाले गए एविडेंस की वास्तविक वैल्यू का और साथ ही
इन ऑथर्स तथा बुक मेकर्स की ऑनेस्टी का सही और स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है। वो डिजीज वास्तव में क्रॉनिक कहलाने योग्य नहीं है, जिन्हें लोग स्वयं अपने ऊपर ले आते हैं, क्योंकि वे लगातार अवॉइडेबल नॉक्शियस इन्फ्लुएंसेस के संपर्क में रहते हैं, इंजूरियस लिकर्स या एलिमेंट्स का सेवन करते हैं, तरह तरह की डिसिपेशन यानी डिबॉचरी के आदी होते हैं, जो धीरे धीरे हेल्थ को अंडरमाइन कर देती है। लंबे समय तक उन चीज़ों से एब्स्टिनेंस यानी परहेज रखते हैं जो लाइफ के सपोर्ट के लिए आवश्यक हैं। अनहेल्थी लोकेलिटीज, विशेष रूप से माशी डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, सेलर्स या अन्य बंद और घुटन भरी जगहों में निवास करते हैं, जिन्हें न तो पर्याप्त एक्सरसाइज मिलती है और न ही ओपन एयर, जो शरीर या दिमाग का आवश्यकता से अधिक ओवर एक्सर्शन करके अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं, और जो लगातार वरी की अवस्था में जीवन बिताते हैं आदि। इस प्रकार की इल हेल्थ स्टेट्स, जिन्हें व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर ले आता है, यदि शरीर में कोई क्रॉनिक मायाज़म छिपा हुआ न हो तो केवल मोड ऑफ लिविंग में सुधार करने से अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए इन्हें वास्तविक अर्थों में क्रॉनिक डिजीज नहीं कहा जा सकता। ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज वो होती है जो किसी क्रॉनिक मायाज़म से उत्पन्न होती है। यदि इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए और इनके लिए आवश्यक स्पेसिफिक रेमेडीज का सही और उचित ढंग से उपयोग न किया जाए तो ये डिजीज लगातार बढ़ती ही जाती है और धीरे धीरे और अधिक वर्स होती चली जाती है। सबसे अच्छा मेंटल और कॉर्पोरेल रेगिमेन अपनाने के बावजूद भी ये बीमारियां रुकती नहीं हैं, बल्कि पूरे जीवन पेशेंट को लगातार बढ़ती हुई स्फेरिंग्स से परेशान करती रहती हैं। ये डिजीज़ मेडिकल मैलाप्रैक्टिस से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को छोड़कर मानव जाति में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली और सबसे बड़ी स्कर्जेस यानी विपत्ति है, क्योंकि सबसे मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे अच्छी तरह से रेगुलेटेड मोड ऑफ लिविंग और वाइटल फोर्स की सबसे शक्तिशाली एनर्जी भी इन्हें पूरी तरह से इरेडिकेट करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। युवावस्था के सबसे अच्छे और फ्लरिशिंग ईयर्स में, और जब रेगुलर मेंस्ट्रुएशन आरंभ हो जाती है तथा जब जीवन शैली सोल, हार्ट और बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है, तब ये डिजीजेस कई वर्षों तक पहचानी ही नहीं जाती। ऐसे लोग अपने रिलेटिव्स और एक्वेंटेंसेस को बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में दिखाई देते हैं, और जो डिजीज, इन्फेक्शन या इनहेरिटेंस से आई होती है, ऐसा लगता है कि वह मानो पूरी तरह से गायब हो गई हो। लेकिन बाद के वर्षों में जब जीवन में एडवर्स इवेंट्स और कठिन परिस्थितियां हम आती हैं, तब ये बीमारियां निश्चित रूप से फिर से प्रकट होती हैं, और जितना अधिक वाइटल प्रिंसिपल को डिबिलिटेटिंग पैशंस, वरी और केयर से डिस्टर्ब किया गया होता है, उतनी ही तेजी से डेवलप करती हैं तथा और भी अधिक सीरियस कैरेक्टर ले लेती हैं, और विशेष रूप से तब जब उसे इनअप्रोप्रिएट मेडिसिनल ट्रीटमेंट द्वारा और भी बिगाड़ दिया गया हो। अब तक सिफिलिस ही ऐसी क्रॉनिक मायास्मेटिक डिजीज के रूप में कुछ हद तक जानी जाती थी, जो यदि क्योर न की जाए तो जीवन के अंत तक बनी रहती है और मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। लेकिन साइकोसिस यानी कॉन्डाइलोमेटस डिजीज, जिसे बिना उचित मेडिसिनल ट्रीटमेंट के वाइटल फोर्स भी एरेडिकेट नहीं कर सकती, उसे एक अलग और विशेष प्रकृति की क्रॉनिक मायास्मेटिक डिजीज के रूप में पहचाना ही नहीं गया था, जबकि वास्तव में वो निसंदेह वैसी ही है। फिजिशियंस आमतौर पर यह मान लेते थे कि उन्होंने इस डिजीज को क्योर कर दिया है, जब वे केवल स्किन पर दिखाई देने वाले ग्रोथ्स को नष्ट कर देते थे, लेकिन उस डिजीज के कारण बनी हुई अंदरूनी और लगातार बनी रहने वाली डिस्क्रेशिया उनकी ऑब्जर्वेशन से पूरी तरह छिपी रह जाती थी। लेकिन ऊपर बताए गए इन दो क्रोनिक मीजम्स की तुलना में सोरा का क्रोनिक मीज्म असंख्य गुना अधिक व्यापक और कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जहां वे दोनों अपने अपने स्पेसिफिक इंटरनल डिस्क्रेशिया को प्रकट करते हैं, एक वेनेरियल चांकरे के माध्यम से और दूसरा कैफ्लोर लाइक ग्रोथ्स के द्वारा। वहीं सोरा पूरे ऑर्गेनिज्म में इंटरनल इन्फेक्शन के पूर्ण हो जाने के बाद स्वयं को एक पिक्यूलियर क्यूटेनियस इरप्शन के रूप में प्रकट करता है। यह इरप्शन कभी कभी केवल कुछ वेसिकल्स तक ही सीमित रहती है, जिनके साथ इंटॉलरेबल वोलप्चुअस टिकलिंग, इचिंग होती है, जिसमें एक विशेष प्रकार की ओडर भी पाई जाती है। यही सोरा वो मॉन्स्ट्रस इंटरनल क्रॉनिक मायाज़म है, जो वास्तव में अन्य सभी अनेक, बल्कि कहें तो इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ डिजीज का एकमात्र रियल फंडामेंटल कॉज और प्रोड्यूसर है।
ये डिजीज आज पैथोलॉजी की सिस्टमैटिक बुक्स में अलग अलग स्वतंत्र डिजीजेस के रूप में वर्णित की जाती है, जैसे नर्वस डिबिलिटी, हिस्टीरिया, हिपोकॉन्ड्रियासिस, मानिया, मेलनकोलिया, इम्बिसिलिटी, मैडनेस, एपिलेप्सी और हर प्रकार के कन्वल्शन, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स यानी रचाइटिस, स्कोलियोसिस और साइफोसिस, कैरीज, कैंसर, फंगस नेमाटोड्स, नियोप्लाज्म्स, गाउट, हेमोरॉइड्स, जॉन्डिस, साइनोसिस, ड्रॉप्सी, एमिनोरिया, हेमोरेज, चाहे वह स्टमक, नोज, लंग्स, ब्लैडर या वोम से हो, एस्मा, लंग्स के अल्सरेशन, इम्पोर्टेंस और बैरननेस, मैग्रिम, डेफनेस, कैटरैक्ट, अमोरोसिस, यूरिनरी कैलकुलस, पैरालिसिस, सेंसेस के डिफेक्ट्स और हजारों प्रकार के पेन्स आदि। इन सभी अवस्थाओं को अलग अलग डिजीज मान लिया जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि इन सब का एक ही गहरा और कॉमन मूल कारण क्रॉनिक मायाज्म, सोरा है। इस फुटनोट में डॉक्टर हैनीमन कह रहे हैं, मैंने क्रॉनिक डिजीजेस की इस इनक्रेडिबली लार्ज नंबर के सोर्स को समझने और खोजने में पूरे 12 ईयर्स लगाए। इस लंबे समय के दौरान मैंने इस ग्रेट ट्रूथ के ठोस प्रमाण एकत्र किए जो मुझसे पहले किसी भी पुराने या कंटेम्पररी ऑब्जर्वर को अननोन थे। साथ ही मैंने मुख्य एंटीप्सोरिक रेमेडीज भी डिस्कवर किए जो मिलकर डिजीज के इस 1000 हेडेड मॉन्स्टर के लगभग सभी अलग अलग फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स का सामना करने में सक्षम हैं। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को मैंने अपनी पुस्तक द क्रॉनिक डिजीजेस में पब्लिश किया। इस नॉलेज के प्राप्त होने से पहले मैं क्रॉनिक डिजीज को केवल अलग अलग आइसोलेटेड डिजीजेस की तरह ही ट्रीट कर पाता था और उन्हीं मेडिसिन्स का उपयोग करता था जिनके प्योर इफेक्ट्स उस समय तक हेल्थी पर्सन्स पर टेस्ट किए जा चुके थे। इसलिए हर क्रॉनिक केस को मेरे डिसाइपल्स उसके सिम्टम ग्रुप के आधार पर ट्रीट करते थे, ठीक उसी प्रकार जैसे आइडियोपैथिक डिजीज में किया जाता है। और अक्सर ऐसा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल भी होता था जिससे सिक मैनकाइंड को इस न्यू हीलिंग आर्ट द्वारा एकत्र किए गए एक्सटेंसिव रिमीडियल ट्रेजर्स से लाभ मिलता था। लेकिन अब प्रसन्न होने का कारण और भी अधिक बड़ा है, क्योंकि हाल ही में सोरा से उत्पन्न क्रॉनिक डिजीजेस के लिए कहीं अधिक स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज डिस्कवर हो चुकी हैं, जिन्हें सही अर्थों में एंटीप्सोरिक रेमेडीज कहा जाता है। इनके प्रिपरेशन और यूज के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी अब उपलब्ध हैं। इन रेमेडीज में से अब ट्रू फिजिशियन उन मेडिसिन को चुन सकता है जिनके मेडिसिनल सिम्टम्स पेशेंट की क्रॉनिक डिजीज से सबसे अधिक सिमिलर अर्थात होम्योपैथिक होते हैं। इस प्रकार सोरिक मायाज्म के लिए अधिक सूटेबल एंटीसोरिक मेडिसिन का उपयोग करके फिजिशियन न केवल अधिक इफेक्टिव सर्विस दे सकता है बल्कि लगभग हर केस में परफेक्ट क्योर भी अचीव कर सकता है। यह फैक्ट कि ये एक्सट्रीमली एंशिएंट इन्फेक्टिंग एजेंट सैकड़ों जनरेशन्स के दौरान लाखों ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से होकर धीरे धीरे गुजरता रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में उसने एक असाधारण डेवलपमेंट हासिल कर ली है। इसी से कुछ हद तक ये भी समझ में आता है कि आज यह मैनकाइंड की विशाल फैमिली में इतनी इन्यूमरेबल मॉर्बिड फॉर्म्स कैसे उत्पन्न कर पा रहा है, खास तौर पर तब जब हम ये विचार करें कि क्रॉनिक डिजीज अर्थात सोरा के सेकेंडरी सिम्टम्स की इतनी बड़ी वैरायटी उत्पन्न होने में कितनी सारी सर्कमस्टांसेस योगदान देती हैं और इसके साथ साथ मनुष्यों की कंजेनिटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस में जो नेचुरल और शब्दों में न बताई जा सकने वाली डाइवर्सिटी पाई जाती है वह भी एक बड़ा कारण है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी तरह की इंजूरियस एजेंसीज जो कभी भीतर से और कभी बाहर से और कई बार लगातार सोरिक मायाज्म से परमिएटेड इतने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर एक्ट करती हैं, उनसे डिफेक्ट्स, इंजरीज, डिरेंजमेंट और सफरिंग्स की एक अनगिनत वैरायटी उत्पन्न होती है। इन्हीं अवस्थाओं को अब तक पुराने पैथोलॉजिकल वर्क्स में अलग अलग स्पेशल नेम्स देकर इंडिपेंडेंट डिजीजेस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता रहा है। इन कॉजेज में से कुछ ऐसे हैं जो सोरा से उत्पन्न क्रॉनिक डिजीजेस के डेवलप होने पर उनके रूप को मॉडिफाई कर देते हैं। कभी यह प्रभाव साफ तौर पर क्लाइमेट और रहने की जगह के पिक्यूलियर फिजिकल कैरेक्टर पर डिपेंड करता है और कभी यूथ में मिले फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग की अत्यधिक विविधताओं पर, चाहे वह ट्रेनिंग पूरी तरह निग्लेक्ट की गई हो, देर से दी गई हो या फिर एक्सेस तक पहुंचा दी गई हो। इसके अतिरिक्त बिजनेस, कंडीशंस ऑफ लाइफ और उनके अब्यूज भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे डाइट और रेजिमेंट, पैशंस, मैनर्स, हैबिट्स और तरह तरह के कस्टम्स।
ये सभी फैक्टर्स मिलकर सोरा के स्वरूप को बदल देते हैं और उसे अलग अलग प्रकार की क्रॉनिक डिजीजेस के रूप में प्रकट होने में योगदान देते हैं। पुरानी पैथोलॉजी बुक्स में ऐसे असंख्य इम्प्रॉपर और एम्बिगुअस नेम्स भरे पड़े हैं जिनमें से हर एक नाम के अंतर्गत बहुत ही भिन्न भिन्न मॉर्बिड कंडीशंस को एक साथ शामिल कर दिया गया है। अक्सर ये कंडीशंस आपस में केवल एक ही सिम्टम में थोड़ी सी मिलती है, जैसे एगो, जॉन्डिस, ड्रॉपसी, कंजम्पशन, ल्यूकोरिया, हेमोरॉइड्स, रूमेटिज्म, एपोप्लेक्सी, कन्वल्शंस, हिस्टीरिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, मेलंकोलिया, मेनिया, क्विंसी, पाल्सी आदि। फिर भी इन्हें ऐसे प्रस्तुत किया जाता है मानो ये फिक्स्ड और अनचेंजिंग डिजीज हो और केवल इनके नाम के आधार पर ही एक डिटरमिन्ड ट्रीटमेंट प्लान अपनाया जा सके। लेकिन सिर्फ एक नाम दे देने से एक सा मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे जस्टिफाई हो सकता है? और जब ट्रीटमेंट हर केस में आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता, तो फिर ऐसा आइडेंटिकल नाम रखने का क्या अर्थ है जो अपने आप ट्रीटमेंट की आइडेंटिटी मानकर चलता है? हक्सहैम स्पष्ट रूप से कहते हैं, आर्ट ऑफ मेडिसिन में जनरलाइजेशन से ज्यादा हानिकारक चीज कभी प्रवेश ही नहीं कर पाई। इसी प्रकार फ्रिज से भी यह शिकायत करते हैं कि इसेंशियली डिफरेंट डिजीजेस को एक ही नाम दे दिया जाता है। यहाँ तक कि एपिडेमिक डिजीजेस भी जो हर एपिडेमिक में एक नए अननोन कंटेजियस प्रिंसिपल से उत्पन्न होती है, उन्हें भी ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन ने फिक्स्ड नेम्स दे दिए हैं, जैसे हॉस्पिटल फीवर, गोल्ड फीवर, कैंप फीवर, प्यूट्रिड फीवर, बिलियस फीवर, नर्वस फीवर, म्यूकस फीवर, मानो ये सभी वेल नोन और हमेशा एक सी रहने वाली डिजीज हो। जबकि सच्चाई ये है कि हर एपिडेमिक एक बिल्कुल नई डिजीज की तरह प्रकट होती है जो पहले कभी ठीक उसी रूप में अस्तित्व में नहीं रही होती। हर एपिडेमिक का कोर्स, उसके स्ट्राइकिंग सिम्टम्स और उसकी पूरी अपीयरेंस हर बार अलग होती है। हर एपिडेमिक, चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाए, प्रीवियस एपिडेमिक से इतनी अलग होती है कि अगर हम पैथोलॉजिकल बुक्स में दिए गए पुराने नेम्स के आधार पर ट्रीटमेंट करें तो यह लॉजिकल एक्यूरेसी का पूर्ण लॉस होगा। सिडनम जैसे ईमानदार फिजिशियन ही इस ट्रूथ को सही रूप में समझ पाए। वे कहते हैं कि किसी एपिडेमिक डिजीज को पहले से मौजूद किसी डिजीज के समान मानकर ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एपिडेमिक्स क्रम से आती हैं वे एक दूसरे से पूरी तरह अलग होती हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। उनका कहना है कि एपिडेमिक डिजीज की अपीयरेंस इतनी डिसिमिलर होती है कि ये डिफरेंस न केवल सिम्टम्स में बल्कि मेथड ऑफ क्योर में भी स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ बाहरी सिमिलैरिटीज और कुछ कॉमन सिम्टम्स के कारण ये केयरलेस ऑब्जर्वर्स को मिलती जुलती लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में इनकी नेचर पूरी तरह अलग होती है। इन सभी बातों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि डिजीज के ये यूजलेस और मिसयूज नेम्स ट्रू फिजिशियन की प्रैक्टिस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालने चाहिए। ट्रू फिजिशियन ये जानता है कि उसे डिजीज को किसी एक सिम्टम के नाम की सिमिलैरिटी से नहीं, बल्कि हर इंडिविजुअल पेशेंट की टोटलिटी ऑफ साइंस के आधार पर जज और क्योर करना है। उसका कर्तव्य है कि वह पेशेंट की कंडीशन को केयरफुली इन्वेस्टिगेट करे, न कि उसके बारे में कोई हाइपोथेटिकल गेस लगाए। हाँ, ऑर्डिनरी लोगों से बात करते समय समझाने के लिए डिजीजेस के नेम्स का प्रयोग कभी कभी आवश्यक हो सकता है, लेकिन तब भी इन्हें केवल कलेक्टिव नेम्स के रूप में ही यूज करना चाहिए। जैसे कहना कि पेशेंट को अ काइंड ऑफ सेंट वाइटसिस डांस, अ काइंड ऑफ ड्रॉपसी, अ काइंड ऑफ टाइफस या अ काइंड ऑफ आगे है। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि पेशेंट को सेंट वाइटसिस डांस, द टाइफस, द ड्रॉपसी या द एग है, क्योंकि वास्तव में ऐसी कोई डिजीजेस फिक्स और अनवेरियंग कैरेक्टर वाली होती ही नहीं। डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि क्रोनिक डिजीज के उस ग्रेट सोर्स की डिस्कवरी हो चुकी है और साथ ही सोरा के लिए स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज भी खोज ली गई है। इससे मेडिसिन मेजॉरिटी ऑफ डिजीज के नेचर को समझने की दिशा में कुछ कदम जरूर आगे बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद हर एक क्रॉनिक सॉरिक डिजीज के इंडिविजुअल केस में सही इंडिकेशन तय करने के लिए उसके सभी एसर्टेनेबल सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ध्यान से समझना और ठीक तरह से एप्रीहेंड करना होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना कि इस डिस्कवरी से पहले था, क्योंकि किसी भी डिजीज, चाहे वह सॉरिक हो या कोई दूसरी, का कोई भी रियल क्योर हर केस के स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट यानी इंडिविजुअलाइजेशन के बिना संभव ही नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन में अक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज के केसेस में कुछ अंतर अवश्य होता है। अक्यूट और रैपिडली डेवलप्ड डिजीज में मुख्य सिम्टम्स
बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं और सेंसेस को तुरंत स्ट्राइक करते हैं। इसलिए डिजीज़ की पूरी पिक्चर को ट्रेस करने में कंपैरेटिवली बहुत कम समय लगता है और बहुत कम क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, क्योंकि लगभग सब कुछ सेल्फ एविडेंट होता है। इसके विपरीत क्रॉनिक डिजीज़ जो कई वर्षों में धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, उसमें सिम्टम्स को एसरटेन करना कहीं अधिक डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे केसेस में डिजीज़ की सही और कंप्लीट पिक्चर बनाने के लिए अधिक समय, अधिक ऑब्जर्वेशन और बहुत केयरफुल इंक्वायरी की आवश्यकता होती है।